हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं टीचर टाउन। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज हम मिडिल टीचर या जो वर्ग 2 की जो पेपर हुए थे 2019 में, उसका 20 फरवरी 2019 को होने वाला जो 2:30 बजे पेपर हुआ था उसको सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम 30 नंबर की चाइल्ड एंड पेडागोजी देखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो है पहला क्वेश्चन को पढ़िए। आप पहले क्वेश्चन को जो है क्या करिए, रीड करिए बहुत अच्छे से। एक शिक्षक छात्रों को एक विषय पढ़ाता है और उससे संबंधित प्रश्न और प्रस्तुतियों के साथ आने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से वह किस सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है? पहला है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए, जब एक अधिगम दूसरे अधिगम को करने में या दूसरे अधिगम को करने में मदद करता है या मदद नहीं करता है या फिर नकारात्मक मदद करता है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, जब एक जगह एक अधिगम दूसरे अधिगम में या तो मदद करे या बिल्कुल मदद ना करे या उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करे, तो ये होता है क्या? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाती है। ठीक है, हेल्प इन रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण में मदद। मेरे प्यारे दोस्तों, पुनर्निर्माण तो जब होगा ना, जब पहली बार निर्माण हो चुका हो ज्ञान का। तो अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात नहीं की गई कि बच्चे को पढ़ा दिया गया या नहीं, तो रिकंस्ट्रक्शन की बात ही नहीं उठती है। अगला है एक्टिव पार्टिसिपेंट। बिल्कुल सही। किसी भी टॉपिक या प्रकरण को पढ़ाने से पहले जब बच्चे को हम उसको पढ़कर आने, उस पर क्वेश्चन को उठाने या क्वेश्चन करके आने से संबंधित या उसमें जो है कोई भी जो है इन्वॉल्व होने की बात करते हैं, तो हम कहते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये जो है क्या है, सक्रिय भागीदारता का एक उदाहरण है या सहभागिता का उदाहरण है कि बच्चा घर से ही पहले ही सोच उस चीज़ को पढ़कर आए और तैयार कर आए। तो ये एक टीचर यहाँ पर ये चाहता है कि बच्चा जब घर से कर आएगा सब चीज़ें, और जब वो उसको पढ़ा रहा होगा, जब उसको फैसिलिटेट कर रहा होगा, तो वो बच्चा आने वाली अपनी समस्याओं को टीचर के सामने रख पाएगा। ठीक है, और टीचर बड़े आराम से उसकी जो समस्याएं उनको दूर कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो है किसका उदाहरण है? ये एक तरीके से किसका उदाहरण? तो ये जो है उदाहरण है किसका? तो ये उदाहरण है अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, किसका उदाहरण है? एक्टिव पार्टिसिपेशन का उदाहरण है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन, आंसर हो गया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि ये क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होती है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये बता ही चुका हूँ मैं। हेल्प एंड रिकग्निशन क्या होता है ये बता ही चुका हूँ। उसके अलावा लर्निंग एज सोशल एक्टिविटी, तो सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। जब हम सामाजिक प्रक्रियाओं को, जब हम सामाजिक क्रियाकलापों को एक अधिगम के उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको जो है समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका जो है आंसर आपको मिल गया होगा। अब आगे चलते हैं दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़िए दूसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छे से पढ़िए दूसरा नंबर क्वेश्चन। एक बच्चे को विद्यालय के प्रदर्शन में अपनी असफलताओं से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है टू अप्रोच चैलेंजर्स विद मल्टीपल पर्सपेक्टिव, कई दृष्टिकोणों से चुनौती देने वाले के समीप आना चाहिए। ये किस प्रकार से सही है, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जब आप असफल हो गए हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के जो दृष्टिकोण रखने वाले छात्र हैं, शिक्षक हैं, उनके समीप रहना चाहिए, ताकि वो आपकी असफलता को सही तरीके से विभिन्न जो पर्सपेक्टिव या परिप्रेक्ष्य दे सकें और आप उनमें से अपने अकॉर्डिंग चुनकर अपनी लर्निंग को, अपने अधिगम को आगे बढ़ा सकें। तो इसका यही आंसर होना चाहिए कि टू अप्रोच, कि बच्चे को कई दृष्टिकोण से चुनौती देने वाले के समीप आना चाहिए। टू चेंज देयर सब्जेक्ट, बिल्कुल गलत है। प्रत्येक छात्र प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ सकता है और प्रत्येक सब्जेक्ट में वह अच्छा कर सकता है। समय प्रबंधन कौशल पर काम करना। देखिए, असफल हुआ है तो यहाँ पे समय प्रबंधन की कोई बात ही नहीं आती है। सफलता पाने के सही तरीका को याद रखना। देखिए, सफलता पाने का कोई भी एक जो है एक तरीके से अल्टीमेट तरीका नहीं होता है। ठीक है, तो कोई एक तरीका नहीं होता कि हम इस तरीके से सफल हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से आप देखोगे कि आपका जो क्वेश्चन बना है वो क्या बना है आंसर? तो आंसर बना है पहला। ठीक है, पहला क्या बना है? आंसर बना है आपका पहला। ठीक है दोस्तों, तो जो है आपको आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अब जो ऑप्शन नंबर देखिए पहला आंसर क्या है? पहला ही आंसर है कि नहीं है? ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए,
किसने व्यक्तित्व के आकलन को बाह्य और आंतरिक दो आयामों माने डायमेंशंस में निर्धारित किया है? तो कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिनने जो है एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन डायमेंशंस की बात की है? मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम जो करने वाले हैं, जो पहला जो ऑप्शन है इसमें आरबी कैटल। कौन सा इसमें ऑप्शन पहला? तो पहला है यहाँ पर आरबी कैटल। तो आरबी कैटल को हम क्या करने वाले हैं, बहुत अच्छे से जो है देखने वाले हैं। आरबी कैटल को जो है बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। तो आरबी कैटल को देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं आरबी कैटल साहब, ठीक है। तो हम जो है आरबी कैटल को देखते हैं, ठीक है, कि क्या कहते हैं आरबी कैटल साहब। आइए देखिए दोस्तों, आरबी कैटल की बात करें या व्यक्तित्व के जो है कैटल का सीलगुण सिद्धांत की बात करें, तो हमें ये देखने को मिलता है इसमें कि जो है आरबी कैटल ने जो है ट्रेड थ्योरी दी थी पर्सनालिटी की। क्या दी थी? पर्सनालिटी की ट्रेड थ्योरी दी थी, सीलगुण सिद्धांत दिया था। इन्होंने दो प्रकार के सीलगुण बताए थे, पृष्ठशील गुण और स्रोतशील गुण। इन्होंने जो स्रोतशील गुण है या जो सोर्सशील गुण हैं उनको दो भागों में बांटा। जनरल ट्रेड्स, इनकी संख्या 23 पर खोजी इन्होंने, और एक है आसमान ट्रेड्स या एबनॉर्मल ट्रेड्स, जिनकी संख्या 12 खोजी। इन्होंने जो जनरल ट्रेड्स के जो 23 में से 16 पर काम किया और इन 16 को आधार मानकर एक टेस्ट का निर्माण किया। क्या किया? एक टेस्ट का निर्माण किया। और उस टेस्ट में इन्होंने क्या किया? तो उन्होंने इस टेस्ट में ये किया कि मेरे दोस्तों, तो उस टेस्ट में इन्होंने ये किया कि देखिए ये आपको दिख रहा है, वो 16 पीएफ टेस्ट दिया। तो इसको ही कहते हैं, कई बार पूछा जाएगा 16 पीएफ टेस्ट इसने दिया है। तो आरबी कैटल ने 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट दिया है, 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट दिया है, ठीक है दोस्तों। क्या दिया है? 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट दिया है, ठीक है। उसके अलावा जब बाद में पता चला कि 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट है, वो तो केवल सामान्य लोगों की पर्सनालिटी का क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। तो उन्होंने जो है अब असमान लोग जो थे, जो एबनॉर्मल लोग थे, जो बीमार या पीड़ित लोग थे, उनके लिए भी जो है 12 विशेषज्ञ खोजे। और इन 12 विशेषज्ञों को, ये दिख रहे होंगे आपको, इन 12 विशेषज्ञों को आधार मानकर, दोनों को जोड़ा और इसके लिए एक नया टेस्ट दिया। इसके लिए क्या दिया? एक नया टेस्ट दिया। क्या दिया? एक जो है नया टेस्ट दिया, ठीक है। आपको जैसा कि दिख ही रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पर। तो आपको ये CAQ टेस्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये CAQ जो टेस्ट है वो उन्होंने दिया, ठीक है, उन्होंने दिया, ठीक है। सॉरी, आप थोड़ा इंतजार करें। तो उन्होंने ये जो CAQ दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है? CAQ जो टेस्ट दिखाई दे रहा है आपको, वो आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या है ये? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि CAQ टेस्ट है। सॉरी, CAQ का फुल फॉर्म क्या है? तो CAQ का फुल फॉर्म है, वो है क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चन ईयर। क्या नाम है? क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चन ईयर, क्लिनिकल क्वेश्चन ईयर, ठीक है, क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चन ईयर, ठीक है। इसमें 28 टेस्ट टोटल रखे गए और इनके आधार पर ही नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों की जांच की जा सकती है, ठीक है। तो आरबी कैटल का आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं हेंस आइजैक की। तो हेंस आइजैक ने व्यक्तित्व के 3 विमाएं डायमेंशंस दी थी। व्यक्तित्व की 3 विमाएं या डायमेंशंस दी थी, जो कि आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो कौन कौन सी बीमारी थी? तो पहली जो बीमारी का नाम था वो था एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, यानी कि अंतर्मुखता बनाम बाहरमुखता, ठीक है, या बाहरमुखता बनाम अंतर्मुखता। दूसरा जो टाइप था वो दूसरा टाइप था आपका न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, तंत्रिका तापता बनाम सामयिक स्थिरता। और तीसरा जो टाइप था वो तीसरा टाइप था साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी, यानी कि मनस्तापता बनाम सामाजिकता, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आपको आंसर मिल गया कि इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन डायमेंशन जो बीमारियां किसने दी थी? वो दी थी हेंस आइजैक ने। तो क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको हेंस आइजैक। लेकिन अपन चारों ही क्या देखने वाले हैं? चारों अपन क्या देखने वाले? ऑप्शन देखने वाले हैं। अगर ऑप्शन देखोगे तो तीसरा जो ऑप्शन था वो था क्या? सिगमंड फ्राइड से संबंधित। तो सिगमंड फ्राइड को साइको एनालिटिकल थ्योरी यानी कि मनोविश्लेषण सिद्धांत का जनक कहती है। किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। इन्होंने मस्तिष्क की जो तुलना है वो एक आइसबर्ग यानी कि एक जो है बर्फ के टुकड़े से की थी, जो आपको दिखाई दे होगा त्रिभुजाकार का। ये आपको जो क्या दिखाई दे रहा होगा? चलिए मैं चिन्ह लगा देता हूँ तो आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था और उन्होंने कहा था कि जो 90% है वो है अनकॉन्शियस माइंड। 90% क्या है? अनकॉन्शियस माइंड या अचेतन मन, या क्या है? अचेतन मन, या क्या है? अचेतन मन। और जो 10% है वो क्या है? वो है चेतन मन। वो क्या है? चेतन
मन है। और जो बहुत कम मात्रा में है वो क्या है, वो है अपना कौन सा, अर्धचेतन मन, या इसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। क्या कहते हैं इसको, सबकॉन्शियस माइंड। इसी के अंदर 3 गत्यात्मक प्रोसेस और होती हैं। इसे इड, इदम, जिसे क्या इदम, यह जो है हमारी ऐच्छिकता पर चलता है। ये हमारी मन में भरी हुई गंदी बातें, यानी गंदी जो सोच है, या एक जो स्ट्रिक्ट है, जो मूल प्रवृत्ति की जो हमारी वो नीड्स हैं, वो सब इसमें किसमें भरी रहती है, इड में भरी रहती हैं। ठीक है। और जो एक होता है ईगो, जो रहता है किसमें, टोटल, जो रहता है किसमें रहता है, टोटल सॉरी जी किसमें रहता है, तो ये जो रहता है वो रहता है किसमें, तो वो रहता है किसमें, चेतन मन में। और एक होता है सुपर ईगो, जो चेतन मन और अचेतन मन दोनों में रहता है, चेतन मन और अचेतन मन दोनों में रहता है। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो जो इदम है वो काम करता है हमारी मूल प्रवृत्ति पर, ठीक, मूल प्रवृत्ति पर। और जो ईगो है वो करता है वास्तवता के सिद्धांत पर। और जो सुपर ईगो है वो किस प्रकार करता है, तो वो करता है अपने नैतिकता के सिद्धांत पर। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 5 जो है स्टेजें दी थी। क्या दी थी, 5 जो है स्टेज का जो है देने का प्रयास किया था। तो आपको 5 स्टेज दिखाई दे रही होंगी। ठीक है। तो 5 स्टेज का यदि हम बात करेंगे तो पहली स्टेज का नाम है ओरल स्टेज। इससे कहते हैं क्या, ओरल स्टेज, मुखीय अवस्था, 1.5 वर्ष, जन्म से लेकर 1.5 वर्ष। और दूसरी है एनल स्टेज। क्या है, एनल स्टेज, इसका नाम है गुदी अवस्था, 1.5 से 3 वर्ष। तीसरा है फैलिक स्टेज। ठीक है, क्या है, फैलिक स्टेज, जिसे हम कहते हैं लैंगिक अवस्था, 3 से 6 वर्ष। चौथी है लेटेंसी स्टेज। क्या है चौथी, लेटेंसी स्टेज, जिसको कहते हैं काम प्रसुप्ति अवस्था, 7 वर्ष से लेकर वयासंधि काल तक। वयासंधि काल होती है 11, 12, 13 साल, 11 से लेकर 13 साल तक की जो अवधि होती है उसे वयासंधि काल, प्यूबर्टी एज कहते हैं। जो 5वीं स्टेज है वो आखिरी स्टेज है, उसे हम कहते हैं जेनेसियल स्टेज या जनांगीय अवस्था। जेनेसियल स्टेज या जनांगीय अवस्था या वयासंधि काल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप आपको क्या आ गया, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, ये दूसरा जो हो गया, अब अगला देखते हैं हम। अगले की हम बात करने वाले हैं तो वो क्या है, वो है अल्बर्ट बांडूरा की, क्या है, अल्बर्ट बांडूरा की क्या है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, पर्यवेक्षण या अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, या सोशल मॉडलिंग थ्योरी, सामाजिक प्रतिमान सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि जो अधिगम होता है बच्चे का, वो अधिगम किसी व्यक्ति या किसी जो समाज में किसी मॉडल या आदर्श को देखकर उसके व्यवहार का बच्चा अनुकरण करता है। देखिए, बच्चा जिसका अनुकरण करता है उसे मॉडल कहते हैं। ठीक है। जैसे मान के चलो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अच्छा, प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस है, सबसे पहले बच्चा सबसे पहले क्या करता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले जो बच्चा है वो करता है अटेंशन। क्या करता है, अटेंशन। किसी भी व्यवहार को वह बड़े ध्यानपूर्वक देखता है। फिर दूसरे नंबर पर करता है वो क्या, रिटेंशन, उसको माइंड में याद रखता है। फिर उसका करता है क्या, रिप्रोडक्शन। क्या करता है, रिप्रोडक्शन। उसके बाद उसको करता है वो क्या, रिप्रोडक्शन के बाद करता है मोटिवेशन या लर्निंग, यानी कि सीख गया। अर्थात यहाँ पर यदि उसने सही किया तो मोटिवेटेड हो जाएगा बच्चा, अर्थात सीख जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। अब मैं इसके लिए क्या करता हूँ, एक उदाहरण का निर्माण कर रहा हूँ। देखिए, एक जो बच्चा है वो अपनी माँ को किचन में सब्जी काटते हुए देखता है। तो सबसे पहले बच्चा माँ को ध्यान से देखेगा कि मम्मी कैसे सब्जी काट रही हैं। ठीक है। दूसरा, उसको मन मस्तिष्क में रखेगा काफ़ी समय तक, और जैसे ही मम्मी किचन से चली जाएंगी पर उसको वो भी सब्जी काटने का प्रयास करेगा। यदि उसने सही काट लिया, उसको कोई नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं मिला या नेगेटिव कोई चीज़ नहीं मिली, तो वो सीख गया और मोटिवेटेड हो जाएगा कि मैं तो कर लेता हूँ। ठीक है। इस प्रकार से उसने ये सीख लिया। ठीक है। इस प्रकार ये व्यवहार को उन्होंने सीख लिया। तो यही बात अल्बर्ट बांडूरा कहते हैं कि कोई भी जो सीखना जो होता है वो किसी सामाजिक परिस्थिति में या सामाजिक उसमें एक मॉडल या आदर्श को देखकर सीखा जाता है। अब यहाँ पर बच्चे के लिए जो माँ है वो उसकी क्या है, मॉडल है या क्या है, आदर्श है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जो परीक्षण किए थे, ठीक है, इन्होंने जो परीक्षण किए थे वो किए थे बोबोडॉल प्रयोग और फियरलेस फियर एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो बोबोडॉल प्रयोग क्या था और फियरलेस फियर एक्सपेरिमेंट क्या था, जब हम इसकी अल्बर्ट बांडूरा की पूरी थ्योरी देखेंगे तब उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इतना ध्यान रखें जब तक आप, ठीक है, या जहाँ पर भी डिस्कस करना पड़ेगा वहाँ हम कर लेंगे। आई होप दोस्तों आपको पहला जो क्वेश्चन था वो समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या बना, हैंस आइजेंग। क्या बना, हैंस आइजेंग इसका आंसर हो गया। तो यदि पूछा जाएगा किसने व्यक्तित्व के आकलन को बाह्य और आंतरिक 2 आयामों में प्रदान किया, तो हैंस आइजेंक ने। तो आया 3 बता दिए ना, एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन। ठीक है। फिर था क्या, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, और फिर था साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशियोबिलिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
डैश का उपयोग निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन दोनों के लिए कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, निर्माणात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जब अधिगम चल रहा होता है, तभी हम असेसमेंट ले रहे होते हैं। जब अधिगम समाप्त हो जाता है तब हम जब आकलन करते हैं उसे कहते हैं योगात्मक आकलन। देखो, पोर्टफोलियो एकमात्र ऐसा तरीका है, क्या पोर्टफोलियो एक ऐसा मात्र तरीका है जिसका उपयोग हम दोनों में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम इसका उपयोग दोनों में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर बन गया वो क्या बन गया? वो बन गया पोर्टफोलियो। क्या बन गया? पोर्टफोलियो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको जो है ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि पोर्टफोलियो होता क्या है। देखिए, तो पोर्टफोलियो कुछ भी नहीं होता है, बच्चे के विकास से संबंधित समस्त रिकॉर्ड को एक जगह रख लिया जाता है, उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, डैश ने संज्ञानात्मक विकास के लिए एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण विकसित किया है। तो इसका हम जो है क्वेश्चन देखते हैं अपने जो आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करा है उसके अनुसार। देखिए, आपको स्क्रीन पर क्लियर दिखाई दे रहा होगा। देखो, पहला इसमें लिखा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। देखिए, 3 लोगों ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, और भी लोगों ने की, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें ऑप्शन के अनुसार। जीन पियाजे ने, तो जीन पियाजे जो काम करते हैं वो इन्वायरमेंट को महत्वपूर्ण मानते हैं या सूचना प्रक्रमण सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि बालक जिस प्रकार से सूचना का प्रोसेसिंग करता, सूचना का प्रक्रमण करता है, वो उसी आधार पर उसका क्या होता है, एक तरीके से विकास होता है। ठीक है, वूर्नर सिद्धांत भी इसी को मानता है। और लेव बायस को कहते हैं सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव। लेव बायस की कहते हैं कि समाज और संस्कृति का किसी बालक के संज्ञानात्मक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आंसर क्या बन गया? लेव बायोगॉस्की। अब इसमें एक ऑप्शन था एरिक एरिक्सन। तो देखिए, एरिक एरिक्सन ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कोई बात नहीं की है। एरिक एरिक्सन बात करते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत की बात करता है एरिक एरिक्सन। और इन्होंने टोटल 9 स्टेजें दी। कितनी स्टेजें दी? 9 स्टेजें दी थी। आई होप दोस्तों आपको जो एक तरीके से तीनों ही चीज़ें क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होगी। तो जीन पियाजे, ठीक है, क्या है? ब्रूनर, लेव बायोगॉस्की, और ये हो गया अपना क्या, ये हो गया एक तरीके से क्या हो गया, ये दूसरा होगा साइको सोशल जो है डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको एक ही बार में समझ में आ गया। क्या बन गया? ये बन गया अपना क्या, तो ये बन गया अपना आंसर बन गया लेव बायोगॉस्की, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक पर्सपेक्टिव की यही बात करता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, डैश बच्चों को डैश की आयु तक पूरी तरह से शौचालय प्रशिक्षित किया जा सकता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। देखिए, ये रटवे को आप रट सकते हो, लेकिन कहाँ से आप अंदाज लगा के सही चीज़ें लिख सकते हो। सबसे पहली बात, इन्होंने जो एनसीईआरटी है, जो कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी है, उसमें ये फैक्ट लिखा हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया। ठीक है, लेकिन फिर भी और कहाँ से आया है क्वेश्चन, मैं इसको बताने का प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों, इसको जो है मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, आपके स्क्रीन पर ये जो थ्योरी दिख रही होगी, इस थ्योरी का नाम है एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट, माने एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। आप इसकी पहली स्टेज का नाम अगर पूछोगे तो इसका नाम है बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, इसमें बच्चा किसके साथ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में रहता है, तो मदर बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप रखती है। ठीक है, वर्च्यू क्या पैदा होता है, यानी कि हम यदि इसका सही विकास करेंगे तो बच्चे के अंदर क्या पैदा होगी, तो वो होगी होप या आशा पैदा होगी। अच्छा, बच्चे के अंदर क्या क्वेश्चन रहता है, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन क्या रहता है, तो बच्चा ये सोचता है कैन आई ट्रस्ट द वर्ल्ड, क्या मैं इस संसार में विश्वास कर सकता हूँ। अच्छा, क्या क्या सीखता है बच्चा, तो यहाँ पे बच्चा फीडिंग माने खाना खाना सीखता है, एब्रेनमेंट भी सीखता है। अब दूसरी स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड या 2 से 4 वर्ष। इसमें जो वर्च्यू पैदा होता है वो होता है इच्छा शक्ति। इस स्टेज का जो नाम है वो है स्वायत्ता बनाम बेशर्मी एवं डाउट। ठीक है, इसमें जो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप होता है वो होता है पेरेंट्स के साथ। यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है बच्चे के मन में वो होता है इट इज ओके टू बी मी, क्या ये मेरे लिए ठीक है। और यहाँ पर दी जाती, देखो दिख रहा है ना आपको ये वाला, चलो मैं बता देता हूँ आपको, शायद दिख रहा होगा आपको, ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना। देखो, टॉयलेट ट्रेनिंग, क्लॉथिंग देमसेल्फ, माने यहाँ पर बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग और सेम कपड़ा पहनना सीख जाता है। ठीक है, तो ये जो अगर से अंदर पढ़ाऊंगा मैं जब तुम्हें, तो ये 3 साल लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो आप याद रखना। ठीक है, तो ये एरिक एरिक्सन की थ्योरी से भी मिलता है ये चीज़, और हाँ, सिगमंड फ्राइड भी इसी की बात करता है कि 3 साल में बच्चे को हम टॉयलेट ट्रेनिंग में अच्छी तरीके से, तो ऐसे भी निकाल सकते हो आपका 2 साल और 4 साल का एवरेज क्या निकला, 3 साल। ठीक है, तो इस प्रकार से भी इसका निकाल सकते हो। तो ये आंसर मिल गया आपको टॉयलेट ट्रेनिंग का। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको जो है आंसर मिल गया होगा। तो अब आगे क्वेश्चन पे हम करते हैं। तो इसका आंसर क्या बना और क्यों बना, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। इसका आंसर क्या बना और क्यों बना, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या बना, इसका बना 3 वर्ष। ठीक है, अगला, एरिक एरिक्सन ने
एरिक्सन ने किस प्रकार के विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो कॉग्निटिव थ्योरी कौन कौन ने दी है? तो कॉग्निटिव थ्योरी दी है, देखो, जेरम ब्रूनर, ठीक है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। अधिगम सिद्धांत बहुत सारे लोग हैं, स्किनर हैं, थॉर्नडाइक है, ठीक है, और जो है आई.पी. पावलोव हैं, बहुत सारे लोग हैं, और भी अपन गिन नहीं सकते, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बांडूरा है और टॉलमैन है ना, तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। उसके अलावा साइकोसेक्सुअल थ्योरी, तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी है? सिगमंड फ्राइड ने। किसने दी है? सिगमंड फ्राइड ने। और जबकि जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, मैं अभी पढ़ा चुका हूँ इसके पहले, वो किसने दिया है? वो दिया है एरिक एरिक्सन ने। किसने दिया है? एरिक एरिक्सन ने। तो यदि आप इसको अगर समझना चाहे तो हम देखिए, ये जो सिद्धांत दिया है वो 3 लोगों ने दिया है, ठीक है। कुछ किसने? जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे, ठीक है, इसमें बहुत फेमस है, आपको भी पता है, ठीक है। दूसरा, ये जो सिद्धांत दिया है, ये वाला साइकोसोशल, ये सिद्धांत दिया है किसने? तो ये दिया है किसने? एरिक्सन ने। किसने? एरिक्सन ने, ठीक है। किसने दिया है? एरिक्सन ने, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, एरिक्सन ने दिया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन का आंसर क्या बना? तो इस ऑप्शन का आंसर बना, इस ऑप्शन का आंसर क्या बना? तो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है एरिक्सन ने। अगला, शास्त्रीय अनुकूलन या क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब क्या है? देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग में होता क्या है, पहले क्वेश्चन आंसर आप क्वेश्चन पढ़ लें आराम से। एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की गई होती है। बिल्कुल ठीक है। कैसे? देखो, भोजन दिया और घंटी दी, तो सबसे पहले भोजन की वजह से लहर आ रही थी, तो ये जो भोजन है ये क्या रखती है? क्षमता रख, माने एक तरीके से इससे जो जुड़ी हुई है मूल रूप से, तो भोजन से लहर आना मूल रूप से किससे जुड़ा था? वो लार आना भोजन से ही तो जुड़ा था, लेकिन बाद में वो घंटी ने वो क्षमता प्राप्त कर ली जो भोजन के पास थी। तो यही दो आंसर में ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या बन गया? फिर पहला ही बन गया। इसका आंसर क्या बन गया? फिर पहला ही हो गया आपका आंसर। क्या बन गया आपका? पहला ही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलो, आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन तो यही है, देखो आंसर दिख रहा होगा। एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की गई होती है। ठीक है, तो ये आंसर है। पेपर प्लान बनाने के तरीके को याद रखने के लिए किस स्मृति का प्रयोग किया जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, जो इकोइक और आइकॉनिक मेमोरी है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा है, ये अल्पकालिक स्मृति के हिस्सा है, और जो सिमेंटिक और प्रोसीजरल मेमोरी है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के हिस्सा है। अगर हम बात करें सीमेंटिक मेमोरी, तो सीमेंटिक मेमोरी का अर्थगत स्मृति, इसमें अर्थ को ध्यान, अर्थ के स्तर पर क्या करते हैं? अर्थ के स्तर पर स्मृति को याद रखा जाता है। ठीक है, और प्रोसीजरल मेमोरी क्या होती है? मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। प्रोसीजरल मेमोरी में जहाँ पर भी मांसपेशियों का उपयोग होता है वहाँ पर प्रोसीजरल मेमोरी लगती है। तो जब आप पेपर प्लान बनाओगे तो आपके शरीर की जरूरत होगी, आपके हाथों की जरूरत पड़ेगी, तो हाथ पे तो पेशियाँ काम करेंगी हाथ की, तो यानी कि ये प्रोसीजरल मेमोरी का हिस्सा है। जैसे साइकिल चलाना, ड्राइविंग करना, तो इसमें जिस प्रकार की मेमोरी का उपयोग होता है, जैसे कई बार होता है ना कि हम साइकिल चलाते चले जाते हैं, हमारे पैर अपने आप घूमते रहते हैं, मतलब पेडल के ऊपर। क्यों? क्योंकि पैरों की मेमोरी बनी हुई है और वो लगातार चलते चले जा रहे हो, अपने फोन पर बात करते चले जा रहे हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। इकोइक मेमोरी का अर्थ होता है साउंड की ध्वनि। तो जब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में किसी साउंड को एनकोड करते हैं ध्वनि के रूप में, उसे इकोइक मेमोरी कहते हैं, और आइकॉनिक मेमोरी में संकेत के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का विवरण करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे बच्चा प्रेक्षणीय अधिगम में प्रेक्षित करता है, संभवतः उसकी नकल उतारता है? तो प्रेक्षणीय अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? वो दिया किसने? अल्बर्ट बांडूरा ने। किसने दिया है? बांडूरा ने। अगर बात करें तो किसने दिया है? तो यदि कोई पूछे आपसे कि भैया आप ये बता दीजिए कि जो प्रेक्षणीय अधिगम सिद्धांत है, ठीक है, प्रेक्षणीय अधिगम सिद्धांत है, वो किस बंदे ने दिया? तो वो दिया है किसने? बांडूरा ने। किसने दिया है? बांडूरा ने। ठीक है, ठीक, किसने दिया है? बांडूरा ने दिया है। अब ये बांडूरा की बात करेंगे तो बांडूरा ने, ये अभी इसके पहले ही पढ़ा चुका हूं कि बांडूरा का ये कहना था भैया कि जिसका बच्चा व्यवहार का अवलोकन करता है या प्रेक्षण करता है वो मॉडल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो मॉडल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? मॉडल कहलाता है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या बना? दूसरे का मॉडल। क्या बन गया आंसर? क्या बन गया? मॉडल जो है अपना बन गया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको जो है समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने इसमें खोल लिया है दोस्तों, आपको जो है क्लियर दिखना चाहिए। चलिए, ये यहाँ तक हो गया था, यह हो गया था, 5वां 6वां क्वेश्चन हो गया था, आइए ये भी हो गया था।
ठीक है, ए भी हो गया और अपना ए चल रहा, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मॉडल। क्या कहते हैं उसे, मॉडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आई हो दोस्तों, समझ में आई होगी ये बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक के लिए बच्चों को उनके शुरुआती किशोरावस्था में शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार करने और विद्यालय में रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सहपाठी का दबाव और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। ये बिल्कुल क्या है, ये जो है बिल्कुल क्या गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि ये व्यवहारवादी विचार को प्रकट करता है। क्या करता है, ये व्यवहारवादी विचार को प्रकट करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमें बच्चे के अंदर थॉट कट कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा और उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं करना है। अगला, इंड्यूस फियर ऑफ टेस्ट स्कोर एंड फेलियर थ्रू लर्न हेल्पलेसनेस। अधिगम असहायता के माध्यम से परीक्षणों, अंकों, असफलता के डर को कम करके। देखिए ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, लेकिन इतना भी ठीक नहीं कि केवल अपने डर कम कर दिया तो बच्चा जो है असफलता के लिए हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन इसका आंसर नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो ये जो है गलत हो गया। अगला, इम्प्रूव इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि किसी व्यक्ति को आपने आंतरिक रूप से अभिप्रेरित कर दिया तो फिर क्या मजे ही आ गए। ठीक है, तो अधिगम कारणों पर एकाग्रता विकसित करने, क्या है, अधिगम कारणों पर एकाग्रता विकसित करने और उनकी बौद्धिक क्षमताओं में आत्मविश्वास बढ़ाकर आंतरिक अभिप्रेरणा में सुधार करके। ये बिल्कुल ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। क्या है, ये जो है एक तरीके से बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है, जो तीसरा ऑप्शन है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ठीक है, प्रोवाइड रिवार्ड्स इंसेंटिव, पुरस्कार एवं प्रोत्साहन, ये व्यवहारवादी सोच है, इसको हम छोड़ चुके हैं। हम अब रचनावादी और बच्चे के अंदर मानवतावादी और रचनावादी उपागम को लागू करके चल रहे हैं, उसको ये महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी बाल्यावस्था के किस प्रकार में सामान्य है। देखिए सबसे पहली बात करते हैं, पहले ऑप्शन डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया जो है विकार है वो गणित से संबंधित है। किससे, जो है गणित से संबंधित एक विकार है। किससे संबंधित विकार है, सॉरी। ठीक है, तो ये गणित से संबंधित विकार है, ये आपको जो समझ में आ रहा होगा। तो इसकी हम बात करेंगे, तो ये गणित से संबंधित विकार है। किससे, गणित से। ठीक है, तो ये जो है गणित से संबंधित विकार है। ठीक है, अगली बात करेंगे हम डिसकैलकुली, सॉरी मैंने उल्टा पढ़ा दिया, मैं देखी कोई ऑप्शन नहीं देख पाया, सॉरी। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। क्या है, डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार है। डिसकैलकुलिया जो दूसरे नंबर पर है, वो डिसकैलकुलिया जो है वो कैसा विकार है, तो वो डिसकैलकुलिया है, वो गणित संबंधी विकार है। क्या है, गणित संबंधी विकार है। ठीक है, तो ये जो क्या है गणित संबंधी विकार है, और ये जो क्या है, ये जो है पठन संबंधी विकार है। अब करते हैं ADHD की बात। ADHD की बात करोगे तो इसका फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, ध्यान अभाव एवं अतिसक्रियता विकार। इसमें क्या होता है कि बच्चा एक जगह एक लंबे समय तक ध्यान को एकाग्रचित नहीं कर पाता है, साथ साथ में हाइपर एक्टिविटी हो जाता है, यानी कि वो एक इंतजार नहीं कर पाता है और वो जो है क्या एक्टिविटियाँ करने लगता है बहुत तेजी से। जैसे वो अपनी पारी का इंतजार नहीं कर पाता, जैसे क्रिकेट खेल रहा है तो वो बहुत उत्सुक हो जाएगा और हाथ पैर चलाने लगेगा, समझ में बात करें, और जो बहुत ही उत्सुक जो है उसके उसमें आ जाता है। और एक है ऑटिज्म। ऑटिज्म का नाम है आत्मविभोर या स्वलीनता। तो आत्मविभोर या जो स्वलीनता होती है, ये जो है इसमें क्या होता है कि बच्चा सामाजिक संप्रेषण, सामाजिक अंतरक्रिया और जो है सामाजिक चीज़ों में भाग नहीं लेता है। तो ये ऑटिज्म। ठीक है, ऑटिज्म डे कब मनाया जाता है, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, ऑटिज्म में संप्रेषण बच्चा नहीं करता, कम्युनिकेशन नहीं करता है, इसे बढ़ाने के लिए एक तकनीक का उपयोग किया जाता है। उस तकनीक का नाम है क्या, PE। ठीक है, PE पिक्चर एक्सचेंज, जो है पिक्चर एक्सचेंज, C और S। ठीक है, पिक्चर एक्सचेंज जो है कम्युनिकेशन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म क्या है, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, इसका उपयोग जो ऑटिज्म से संबंधित है, किससे, ऑटिज्म से संबंधित जो विकार है, जो ऑटिज्म से संबंधित जो एक तरीके से संप्रेषण विकार है, उसको दूर करने के लिए किया जाता है। क्या करते हैं, उसको दूर करने के लिए किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला, व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत। किसका, व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया है। तो हम बात करें कि व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया है, तो वो किसने दिया, वो दिया अब्राहम मास्लो ने। किसने दिया, अब्राहम मास्लो। तो हमने कई बार पढ़ा चुका हूँ मैं कि जो है अब्राहम मास्लो की बात करेंगे तो उन्होंने कई जो है मैं पढ़ा चुका हूँ कि 5 स्टेज मॉडल दिया और एक
8 स्टेज मॉडल भी दिया है। तो 5 स्टेज मॉडल में अगर हम बात करें तो पहला है शारीरिक सुरक्षा, दूसरा जो आएगा अपना शारीरिक सुरक्षा के बाद क्या आएगा, तो शारीरिक जो आवश्यकताएं, फिर सुरक्षा आवश्यकताएं, फिर सहसंबंधन या संबंधन आवश्यकताएं, चौथे पे आता है आत्मसम्मान की आवश्यकताएं, और 5वें पे आता है आत्म वास्तविकरण की आवश्यकताएं। ठीक है, 8 स्टेज मॉडल की बात करेंगे अपन, तो पहले पर आता है जगह तो शारीरिक सुरक्षाएं, शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरे में सुरक्षा आवश्यकताएं, तीसरे में सहसंबंधन आवश्यकताएं, चौथे में आएगा वो है स्टीम आवश्यकताएं या जो है सेल्फ स्टीम आवश्यकताएं, जो है आत्म जो है सम्मान की आवश्यकताएं। 5वें पर आता है यहाँ पर कॉग्निटिव नीड्स यानी कि संज्ञानात्मक आवश्यकताएं। 6वें पर आता है एस्थेनिक नीड्स यानी कि सौंदर्यात्मक आवश्यकताएं। और 7वें पर जो आता है वो आता है क्या, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्म साथीकरण की आवश्यकताएं। और 8वें पर आता है ट्रांसजेंडेंस या इसे हम कहते हैं उच्चतम अवस्था, ठीक है, उत्तमता की आवश्यकता। ठीक है, तो ये 8 आवश्यकताओं वाला मॉडल बता दिया मैंने, एक 5 वाला। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा, मैं कई बार करा चुका हूँ पिछले में, तो आप देख लेना। जब बच्चों को यह परीक्षण दिया जाए तब उनकी स्कूल में होना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कई प्रकार के टेस्ट होते हैं। जब वर्बल जो टेस्ट होते हैं इसमें भाषा का प्रयोग होता है, तो पढ़े लिखे जो व्यक्ति होते हैं वही तो भाषा को पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे ना। तो जो वर्बल टेस्ट होते हैं उनमें भाषा का प्रयोग होता है, तो जो स्कूलिंग जरूरी होती है वो वर्बल टेस्ट में होती है। तो ऑप्शन नंबर जो आंसर हो गया वो तो आपका पहला हो गया। आंसर क्या हो गया, पहला। क्या हो गया, पहला हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो पहला हो गया आपका आंसर। अब बात मैं करूँगा आपकी, यदि मैं बात करूँगा आपकी, तो अब बात करते हैं अपन कि अब होता है एक प्रदर्शन या परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट। तो परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या, परफॉर्मेंस टेस्ट में होता है किसी चीज़ को आपको परफॉर्मेंस या निष्पादन करके बताना पड़ता है। ठीक है, और एक होता है एक तरीके नॉन वर्बल जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आयो दोस्तों ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं है उन्हें इसलिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। देखिए जो परिवर्तन अधिगम के कारण नहीं होता है वो अनुमानसिकता के कारण होता है। ठीक है, और उसे हम कहते हैं मैच्यूरेशन, यानी इसको कहते हैं परिपक्वता या मैच्यूरेशन। तो मैच्यूरेशन एक जो है अनुमानसिक कारक के कारण होता है, और ये जो है पहले से ही सेट होता है किस उम्र में क्या आपके अंदर परिपक्वता आएगी। तो जो परिपक्वता होती है एक अनुमानसिकता से जुड़ा कंसेप्ट है और शरीर से जुड़ा कंसेप्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या बन गया, तो इसका आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, तो ये हो गया आपका मैच्यूरेशन। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पारिवारिक कारक शब्द डैश के प्रभाव को संदर्भित करता है। तो पारिवारिक कारक माने क्या, परिवार के सदस्य, परिवार में रहने वाले लोगों से संबंधित होता है। तो ये सीधा सीधा से इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया आपका क्या, फैमिली मेंबर से संबंधित रहता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं इसके आगे। तो परिवार करेगा, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम जो है आगे चलने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, जिन भी लोगों को अगर पसंद आ रहा है सेशन, यदि आपको ये चीज़ें सब पसंद आती हैं तो आप क्या करें, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। ठीक है, 15वां हो गया है, अब आते 16वां पर। ठीक है, 17वां पे आ जाइए, पढ़िए क्वेश्चन। अनुमानसिकता की भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन में डैश के समय से ही शुरू हो जाती है। देखिए अनुमानसिकता की जो शुरुआत हो जाती है वो जैसे ही कंसेप्शन या गर्भधारण होता है, जैसे ही जब एक ओवम माने अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलकर जायगोट बनाते हैं, जैसे ही जायगोट बना यानी कंसेप्शन धारण हो गया, यानी गर्भ में धारण हो गया, और तभी से अनुमानसिकता की भूमिका क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। तो ये क्या है, कंसेप्शन मान होता है गर्भधारण, कंसेप्शन मान क्या होता है, गर्भधारण होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या हो गया, गर्भधारण। आंसर क्या होगा इसका, गर्भधारण। ठीक है दोस्तों, आयो दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 41 से 60 डेसिबल के परास के बीच होने वाले बहरेपन को डैश श्रवण दोष के रूप में जाना जाता है। देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपको जो है कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, अरे सॉरी कुछ चीज़ें मैं जो है आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आपको क्या होगा, इससे एक अंदाज लग जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे कि देखो, यदि आप
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानते हो बात को। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 0 से लेकर 125 डेसिबल की बीच की ध्वनि आपको सुनाई देती है। तो आपके अंदर एक स्लाइट, ये बहुत जनरली एक सामान्य बहरापन है, ठीक है। यदि 26 से 40 तक की डेसिबल की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है तो आपके अंदर माइल्ड या अति अल्प बहरापन है, ठीक है। और यदि आपको देखिए 41 से 55 या 60 के बीच में, एक ही बात है, ठीक है, सुनाई देती है तो आपके अंदर मॉडरेट बहरापन है, ठीक है। और 56 से 70 के बीच में सुनाई देती है उसे मॉडरेटेड जो है क्या है, अल्पतम बहरापन है। और यदि 71 से 90 तो आपके अंदर सीवियर बहरापन है, और 91 से अधिक है तो वो आपके अंदर प्रोफाउंड क्या है, प्रोफाउंड बहरापन है। तो आपका आंसर क्या बन गया, 41 से लेकर 55 वाला बना ना, तो क्या बन गया आंसर, मॉडरेट या अल्प, ठीक है। तो देखते हैं आंसर क्या होता है। देखिए जो लिखा पहले ही, मॉडरेट या मध्यम। प्रोफाउंड क्या था, तो प्रोफाउंड था 91 प्लस, सीवियर क्या था 70 से 91। आपने देखा होगा, यदि आपको ध्यान हो तो देखिए मॉडरेट कहाँ से कहाँ तक था, तो मॉडरेट जो था अपन ने तो अभी देखा है, तो वो देखा था अपन ने 41 से 55, या इसको हम 60 या 61 भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा है कि प्रोफाउंड की बात करेंगे 91 प्लस, ठीक है, क्या है 91 प्लस, ठीक है। 2J होगा याद आपको। तीसरी बात करेंगे माइल्ड, क्या करेंगे तीसरे पे बात, तो तीसरे की हम जब बात करने वाले हैं तो वो बात करेंगे माइल्ड, क्या की बात करेंगे, माइल्ड की। तो माइल्ड अभी पढ़ के आए अपन, बहुत अच्छे से माइल्ड पढ़ के। तो माइल्ड तो क्या होता है, बहुत कम होता है, यानी कि अपन को क्या दिखाई देगा 24 से जो है क्या 50 या 55 तक, ठीक है। तो ये हो गया अपना। चौथा होता है सीवियर। तो सीवियर अभी अपन पढ़ के आए हैं बहुत अच्छे से। तो सीवियर में अगर देखोगे आप तो वो होता है 91 प्लस, सॉरी नहीं, 91 प्लस नहीं होता है। सीवियर में जो होता है वो होता है 71 से 90। क्या होता है 71 से 90, तो वो क्या होता है 71 से 90 की जो डेसिबल की ध्वनि यदि कोई सुनता है तो उसके अंदर क्या होगा, तो उसके अंदर सीवियर जो है बहरापन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो आपको मैंने वो भी दिखा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना उस स्केल को। अगला कुछ प्रभाव का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। अरे मेरे दोस्तों, थॉर्नडाइक को 1000 बार पढ़ा चुका हूँ। त्रुटि एवं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, एहसार सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ये सब इन्हीं के थ्योरी के नाम है। इन्होंने 2 प्रकार के नियम दिए थे, प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ। प्राइमरी लॉ के 3 नियम है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तैयारी का नियम। तो प्रभाव का नियम किसने दिया, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। किसने दिया है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने जो है दिया है, ठीक है। किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने बात की। तो पहला ऑप्शन बन जाएगा आपका, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन ने कौन से दिया है, तो स्क्रीन ने दिया पुनर्वलन का सिद्धांत। पॉलर ने क्या दिया है, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। पॉलर ने दिया क्लासिकल कंडीशनिंग, या इसे कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। समावेशी शिक्षा शास्त्र में कंप्यूटर का उपयोग डैश किया जाता है। शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए बिल्कुल किया जाता है, प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए बिल्कुल किया जाता है, उपरोक्त सभी या शिक्षार्थी के साथ बातचीत करने के लिए, बिल्कुल सब चीज़ों के लिए हम कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चंकिंग से संबंध नहीं है। तो सबसे पहले हम चंकिंग समझ लेते हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि क्या होती है चंकिंग। ये सारी प्रोसेस को समझने का प्रयास आपकी स्क्रीन पर एक बहुत ही खूबसूरत जो है मेरे जो है लिखा हुआ है, चंकिंग या खंडियन विधि। चंकिंग या खंडियन विधि, इसे मिलर एवं आशुबेल ने दिया है। खंडन की प्रक्रिया अल्पकालिक स्मृति में संपन्न होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, STM माने शॉर्ट टर्म मेमोरी में संपन्न होती है। इस प्रक्रिया से मस्तिष्क बड़ी या बृहद सूचना को छोटे छोटे भागों या खंडों में तोड़ता है, जिन्हें स्मृति में रखना आसान होता है। उदाहरण के लिए एक नंबर है 194719051971 को एक साथ रखना कठिन है, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी की क्षमता से इसमें ज़्यादा अंक हैं। तो हम इसे अर्थपूर्ण छोटे छोटे खंडों में या चंक्स बना लेते हैं। अर्थपूर्ण, ध्यान रखना, मीनिंगफुल, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे अब इसको कैसे रख सकते हैं, तो 1947 में तोड़ लिया, 1905 में तोड़ लिया, 1941 में, तो ये छोटे छोटे मैंने 3 खंड बना लिए, 3 चंक बना लिए, ठीक है। और इसको अर्थपूर्ण है कैसे, 1947 भारत की आज़ादी, 1905 बंगाल विभाजन, 1941 बांग्लादेश युद्ध, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें बना ली मैंने। तो इस विधि को एक खंडन विधि कहते हैं। और जो एक जो खंड बना ना, जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा, देखिए इसको हम एक खंड बोलते हैं। जो आपको लिखा है ना, ये जैसे इसको हम एक खंड बोलते हैं। इसको समझ में आ रही, इसको एक खंड बोलते हैं, ठीक है। जैसे 1971, तो इसको क्या बोलते हैं, एक खंड बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको जो है समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं और क्या है, तो इसमें देखिए मिलर लॉ क्या है।
प्रत्येक मनुष्य एक समय में 5 से 9 वस्तुएं अल्पकालिक स्मृति में रख सकता है। मेमोरी स्पैन कितना होता है? 5 से 9। न्यूनतम 9 चीज़ें रख सकता है, अधिकतम 7 और अधिकतम 9 और एवरेज 7 चीज़ों को हम अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रख सकते हैं। स्मृति की जादुई संख्या क्या है? तो इसे ही मिलर सूत्र भी कहते हैं, 7 + -2, यानी कि 7 + 2 करेंगे तो 9 अधिकतम, 7 - 2 करेंगे तो न्यूनतम 5 और एवरेज 7। तो अर्थात आप STM का मतलब है, ये लिखा हुआ ना STM, आपको दिख रहा होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी में न्यूनतम 5 खंड, औसत 7 खंड और अधिकतम 9 खंड रख सकते हैं। तो अब ये बताइए आप क्वेश्चन में कि चंकिंग से कौन सी संबंध, देखो अर्थपूर्ण जुड़ा है, अर्थपूर्ण लिख के आए ना, क्या हम जो है खंडन विधि में किसी बड़ी सूचना को छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे अर्थपूर्ण खंडों में, क्या है, छोटे छोटे अर्थपूर्ण खंडों में बदल लेते हैं, तो अर्थपूर्ण हो गया। किसने दिया है? मिलर और आशुबेल ने, तो ये भी संबंधित है। ग्रुपिंग ऑफ 7, बिल्कुल 7 का ग्रुप बना लेते हैं, 7 तक ग्रुप एवरेज रख सकते हैं मस्तिष्क में, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी संबंधित नहीं है, वो संबंधित है शॉर्ट टर्म मेमोरी से। तो ये क्या, चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया? चौथा। क्यों? क्योंकि जिन्हें ये पूछा कि कौन सी जो प्रक्रिया है वो खंडन या चंकिंग से संबंधित नहीं है, तो वो क्या नहीं है? दीर्घकालिक स्मृति नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिगम का एक परिणाम नहीं है? देखिए नॉलेज है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, स्केल है, लेकिन परिपक्वता नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो मैच्योरिटी होती है, जो परिपक्वता होती है, वो अनुवंशिकता के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये अधिगम का परिणाम नहीं होती है, अनुवंशिकता का परिणाम होती है, हमारी क्या, एक जेनेटिक्स का परिणाम होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी या चौथा। 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकास चरण कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का हिस्सा है? मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम कोहल वर्ग की बात करें, किसकी बात करें? यदि हम कोहल वर्ग की बात करेंगे, देखिए दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहल वर्ग का। तो उन्होंने 3 लेवल दिए, 3 लेवल कौन कौन से? लेवल 1 प्री कन्वेंशनल लेवल, लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल, लेवल 3 इसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। मैं चिन्ह लगा देता हूँ तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो लेवल 1 लिखा हुआ है ए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, लेवल 2 लिखा है ए और लेवल 3 लिखा है ए, ठीक है, ये नाम है इसके। फिर हम बात करते हैं इनकी अंतर्गत आने वाली स्टेज की। तो लेवल 1 के अंतर्गत आती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, आज्ञाकारिता एवं दंड अवबोधन। और दूसरी जो स्टेज आती है वो फेयर या इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज ओरिएंटेशन या आदान प्रदान अवबोधन अवस्था। लेवल 2 का नाम है कन्वेंशनल लेवल या परंपरागत स्तर। इसका जो पहली स्टेज है उसका नाम है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या गुड बॉय एंड गुड गर्ल स्टेज, यानी कि अच्छे अंतर्व्यक्तिक संबंधन या अच्छा लड़का एवं अच्छा लड़की अवस्था। चौथा है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन, सामाजिक व्यवस्था अवबोधन। तीसरे लेवल के अंतर्गत आता है 5वीं और 6वीं स्टेज सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकार। और 6वां होता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अवबोधन। तो देखिए आप अपने क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? तो क्वेश्चन में लिखा है सजा और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण। बिल्कुल ये है, ये पहले लेवल का पहला ही स्टेज है। इंटर साइकोलॉजिकल एक कोई चीज़ सेंसरी मोटर, तो ये किसकी स्टेज? सेंसरी मोटर, तो ये है जीन पियाजे की। यंग एडोलेसेंस, तो ये तो डेवलपमेंट की स्टेज है। तो एक आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1। चौथे पे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मेमोरी की एक प्रक्रिया नहीं है? देखिए दोस्तों मेमोरी की प्रक्रिया की हम बात करेंगे, तो देखिए अब मेमोरी की प्रक्रिया पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम मेमोरी की प्रक्रिया पर बात करेंगे। देखिए आपको स्क्रीन पर मेमोरी की प्रक्रिया दिखाई दे रही है। देखिए सबसे पहले हम जो भी सूचना आती है वो कॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड के द्वारा उसका हम एनकोडिंग करते हैं या कूट संकेतन करते हैं, अर्थात उसे हम इस लायक बनाते हैं कि वो मेमोरी में प्रवेश कर सके। ठीक है, फिर हम उसको बार बार रिवाइज करते हैं, उसका प्रतिधारण करते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा हूँ ना दूसरे नंबर पर, प्रतिधारण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? प्रतिधारण करते हैं, ये वाला। उसके अलावा फिर इसको बार बार जब करते हैं तो स्टोरेज में क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। स्टोरेज में क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। और स्टोरेज जो होता है वो अनकॉन्शियस माइंड में होता है। उसके अलावा जैसे आप स्टिमुलस दोगे तो ना वो रिट्रीवल या पुनः प्राप्ति हो जाती है, और जैसे उसको दोबारा से आप एनकोडिंग करोगे या कोई कूट संकेतन दोगे तो तुरंत ही रिट्रीव हो जाती है वह मेमोरी। अब ये मेमोरी जो रिट्रीव है वो 2 प्रकार से होती है, एक होती है रिकॉग्निशन बेस्ड, एक होती है रिकॉल बेस्ड। रिकॉग्निशन का अर्थ होता है केवल आपको पहचानना होता है कि इनमें से कौन सा संबंधित है उससे, कौन सा नहीं है। और रिकॉल में क्या होता है, ज्यों को त्यों आपको प्रोडक्शन करना पड़ता है। देखो जैसे कैसे,
जैसे जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको वहाँ पर रिकॉग्नाइज करना पड़ता है केवल कि 4 में से ये ऑप्शन ठीक है इस क्वेश्चन के अनुसार। और जब हम लेकिन जब एकेडमिक परीक्षा दे रहे होते हैं 10, 11, 12 की, तो आपको रिकॉल करना पड़ता है, वो चीज़ें जाके तक आपको क्या करनी पड़ती हैं, जाके तक याद करनी पड़ती है, उसको लिखना पड़ता है ना कि नहीं, क्योंकि जाके तक क्या क्या शब्द लिखे हुए थे। लेकिन रिकॉग्निशन में शब्द नहीं लिखे होते, ये ध्यान नहीं करना पड़ता है, उसका अर्थ पता हो और उसको आप पहचान सको, उसका संबंध बैठा सको, उसके साथ उसके केवल इतना रखना। तो जो हम रिकॉल करते हैं, जो रिट्रीवल करते हैं, वो 2 प्रकार से करते हैं, रिकॉग्निशन एंड रिकॉल। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको जो है जो मेमोरी प्रोसेस ऑफ साइकिल है वो कहने की वो समझ में आ गई। यहीं से क्वेश्चन पूछा था। देखिए अब यहाँ पे पूछा, देखो रिटेंशन बिल्कुल है, ठीक है, रिकॉल बिल्कुल है, लर्निंग बिल्कुल, जो रिट्रीवल था ना, ये बताओ जब रिट्रीवल होगा इसका अर्थ क्या है, या स्टोरेज हो गया, क्या इसका सीख गया अपन वो चीज़, मेमोरी में याद हो गई। तो इसमें क्या रीप्लानिंग कहीं पे भी आपको टर्म देखने को नहीं मिला होगा। ठीक है, तो इसका रीप्लानिंग इससे संबंधित नहीं है। किस प्रकार का पालन पोषण भावनात्मक अलगाव की विलक्षणता है? तो देखिए सबसे पहली बात करें ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो ये जो क्वेश्चन आया है वो आया है बॉमरिंड की पिलर थ्योरी से। बॉमरिंड एक जो है मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने जो है अभिभावक शैलियाँ बताई और 4 अभिभावक शैलियाँ बताई। कितनी अभिभावक शैलियाँ बताई हैं? तो 4 जो है इन्होंने अभिभावक शैलियाँ बताई। कितनी? 4। तो देखिए ये है इनकी, तो डायना बॉमरिंड, क्या नाम है इनका पूरा नाम? डायना बॉमरिंड पिलर थ्योरी, डायना बॉमरिंड की स्तंभ सिद्धांत। 4 पेरेंटिंग स्टाइल बताए, 4 अभिभावक शैलियाँ बताई हैं। पहले का नाम है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, यानी कि सत्तात्मक या अधिनायकवादी अभिभावक शैली। दूसरा अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, इसे कहते हैं अधिकारवादी अभिभावक शैली या पालन पोषण शैली। और परमिसिव का अर्थ होता है स्वीकारतापूर्ण अभिभावक शैली, और अनइन्वॉल्व का मतलब होता है असम्मत अभिभावक शैली। तो सबसे पहले डायना बॉमरिंड ने कितनी पेरेंटिंग स्टाइल बताए? 4। अब हम चारों को क्या करते हैं, अब हम चारों को एक तरीके से डिटेल में देखने का प्रयास कर। देखिए दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि पहला है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, इसे कहते हैं अधिनायकवादी जो है अभिभावक शैली या पेरेंटिंग स्टाइल। अथॉरिटेरियन पेरेंट ये मानते हैं कि बच्चों को हर नियम और कायदा बिना किसी सवाल के मानना चाहिए। इन पेरेंट्स का सबसे फेवरेट वाक्य होता है क्योंकि मैंने कहा है। क्या होता है? क्योंकि मैंने कहा है इसलिए तुम्हें मानना पड़ेगा। जब भी बच्चा उनके पेरेंटिंग स्टाइल को क्वेश्चन करता है, यानी कि उसके प्रश्न उठाता है, तो वह यही कहकर अपने बच्चों को चुप कराते हैं। ऐसे पेरेंट्स बच्चों पर क्या करते हैं? ऐसे पेरेंट्स बच्चों पर अपने नियम थोपते हैं, अपने रूल्स थोपते हैं। इसके अलावा वह बच्चों के ओपिनियन जानने में भी कोई खास रुचि नहीं लेते हैं, माने उनके जो विचार है उनको जानने में कोई खास रुचि नहीं लेते हैं। ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स बच्चों को गलती होने पर सजा देते हैं। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग गांव से हैं ना, तो गांव के जो पेरेंट्स होते हैं ना अपने, वो इसी प्रकार के होते हैं। वो क्या ऑथोरिटेरियन होते हैं, उन्होंने कह दिया वही सत्य है, और उन्होंने जो कहा और वो मानना पड़ेगा। यदि आपने नियम तोड़े तो आपकी पिटाई होने वाली है। ठीक है, तो ये आपको आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा कि ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, ऐसे हम कहते हैं क्या? अधिकारवादी अभिभावक शैली। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग अपने बच्चों के लिए नियम बनाते हैं या रूल्स बनाते हैं और उन पर लागू भी करते हैं, लेकिन इसके दौरान वह बच्चों की भावनाएं और उनके ओपिनियन मन विचार भी ध्यान में रखते हैं। वो अपने बच्चों की भावनाओं को समझते हैं, यानी फीलिंग को समझते हैं, और उन्हें यह भी बताते हैं कि फिलहाल बच्चों की देखभाल और उनके लिए फैसले लेने के लिए माता पिता मौजूद हैं। ठीक है, ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स अपने बच्चों के स्वभाव और हरकतों को समझने और उन्हें बेहतर बनाने के समय और एनर्जी व्यतीत करते हैं। इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को पॉजिटिव जो है डिसिप्लिन या अनुशासन सिखाया जा सके। अच्छा, इसका दूसरा नाम है क्या? इसका दूसरा नाम भी याद रख लेना, इसका नाम क्या? डेमोक्रेटिव। क्या कहते हैं इसे? डेमोक्रेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। क्या कहते हैं इसको? डेमोक्रेटिव पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं, क्योंकि इसमें नियम बनाए जाते हैं और नियम बच्चों को फॉलो करने के लिए क्या किया जाता है? उनकी मदद की जाती है। उसके अलावा बच्चों के विचार भावनाएं भी जानने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल है कहा जाए तो। ठीक है, देखिए दोस्तों, तीसरी है वो है परमिसिव पेरेंटिंग, या इसे कहते हैं बहुत ही स्वीकारतापूर्ण जो है पेरेंटिंग स्टाइल। परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल यानी कि अभिभावक शैली अक्सर बहुत रिलैक्स और लीनियंट होते हैं। रिलैक्स माने बहुत ही सुस्त पड़े रहते हैं, ठीक है बच्चा कर रहे करने दो, है ना।
वह बच्चों के मामले में तभी इन्वॉल्व होते हैं जब कोई सीरियस समस्या हो। वह अक्सर यही रवैया अपनाते हैं कि बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे। वह बच्चों को अगर सजा देने की कोशिश करते भी हैं तो बच्चों के रोने धोने पर उन्हें माफ़ कर देते हैं। परमिशिव पेरेंट्स अक्सर पेरेंट ना होकर एक दोस्त की भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वजह से वो बच्चों को एक इमोशनल सपोर्ट देने में असफल हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन अगला जो स्टाइल है वो है अपना कौन सा, वो है अपना अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल। क्या है? अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल। अनइन्वॉल्व माने बच्चा असंबंध, इसमें मतलब सब उनका कोई बच्चे के में कोई संबंध ही नहीं है, बच्चे से कोई मतलब ही नहीं है। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग में अपने बच्चों के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। वह बच्चों को बस उनकी मूलभूत ज़रूरत है जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि दे देते हैं, लेकिन वह अपने बच्चों के बारे में या उनकी भावनाओं को बहुत अधिक ना जानते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर ये पेरेंट्स जानबूझकर ना सही लेकिन अनजाने में ही अपने बच्चों को लगातार निगलेक्ट करते हैं, इसलिए इसे निगलेक्टफुल पेरेंटिंग भी कहती हैं। किसको? अनइन्वॉल्व को। ठीक है, इस वजह से वह बच्चों की शारीरिक और मानसिक ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चे अक्सर अपने जीवन में सेल्फ एस्टीम माने आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और मानसिक समस्याओं से जूझते हैं। यह बच्चे स्कूल में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और उनमें गुस्सा और अग्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है। अब अपना जो मूल क्वेश्चन था वो मूल क्वेश्चन ये था मेरे दोस्तों कि आप बताओ कि किस जो है पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चा को जो है एक तरीके साम्य रूप से कैसा रहता है, बच्चा कैसा रहता है, अलगाव महसूस करता है, तो वो है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल। तो भावनात्मक रूप से अलगाव की बात हो गई तो क्या है? असंबद्ध, अनइन्वॉल्व। जब पेरेंट इन्वॉल्व ही नहीं है, बच्चे से संपर्क ही नहीं रख रहे हैं, तो क्या होगा? वो क्या करेगा? क्या उसमें भावनात्मक अलगाव की भावना पैदा होगी कि हमारा तो कोई नहीं है। कक्षा में अनुशासन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इस स्थिति पर चर्चा करने के लिए अभिभावक शिक्षक बैठक की जानी चाहिए। डायरी में कक्षा नियमों के निर्देशों को विशिष्ट रूप से नोट करना चाहिए। अपनी विधियों व दृष्टिकोण और सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए। बिल्कुल थर्ड बिल्कुल सही है कि ये सोचना चाहिए शिक्षक को कि बच्चे शांत क्यों नहीं बैठ रहे हैं, मेरे द्वारा पढ़ाए गए सामग्री पर या मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्रकरण पर बच्चे रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों वो शोर कर रहे हैं। तो हमें अपने आप को एवेल्यूएट करना है कि हमने कहाँ कमी रख दी है ताकि बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो रचनावादी अभी इसी पे बात करते हैं। ठीक है, और व्यवहारवादी ये सोचते थे कि भैया जो है क्या करें, इनको किस तरीके से नियम बना दो इनके और नियम से पालन कर पाओ। तो ये गलत था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां मौखिक समझ के लिए अभिवृत्ति दर्शाती हैं? मौखिक समझ माने कोई बोल रहा है और वो उसको समझ रहा है, तो राइटिंग या पोएट्री, लिखने में तो लिखित समझ होगी ना भाई। किसी मित्र की समस्या को सुनना और प्रतिक्रिया, बिल्कुल ठीक है। आप कोई मित्र को सुने रहे तो मौखिक समझ ही तो है कि वो बोल रहा है, तो मौखिक ही तो जा रहा है, आप लिख के तो नहीं पढ़ रहे हो ना। तो यही सही है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ठीक है क्या नहीं। उसके अलावा एक्टिंग इन स्कूल प्ले और गिविंग अ स्पीच इन क्लास, कक्षा में भाषण देना, तो ये तो कक्षा में भाषण देना ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि ये मौखिक समझ ही तो कि बच्चा किस प्रकार से दूसरों को सोचता है और समझता है फिर उसको बोलता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा लिसनिंग एंड रिएक्टिंग टू द फ्रेंड्स प्रॉब्लम, किसी मित्र की समस्या को सुनना, क्योंकि सुनने में मौखिक समझ है ना, सुन के तभी उत्तर दे रहा है क्योंकि वो समझ पाया। तो ये चीज़ समझ में आ गई आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु जॉन डुई की दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? देखिए जॉन डेवी हैं वो किसके जनक है? वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के जनक हम कह सकते हैं। बच्चा एक सक्रिय अधिगमकर्ता हो जो निष्क्रिय प्रेक्षक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा था कि बच्चा एक सक्रिय अधिगमकर्ता होना चाहिए, ना कि एक निष्क्रिय प्रेक्षक। मनुष्य हैंड्स ऑन दृष्टिकोण से अधिगम करता है, बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा था कि बच्चा हैंड्स ऑन का मतलब है करके सीखना, ठीक है, हैंड्स ऑन का मतलब करके सीखना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अधिगम प्रासंगिक मानो उससे संबंधित हो, व्यावहारिक होना चाहिए, ना कि केवल निष्क्रिय और सिद्धांत, बिल्कुल ठीक है। ये थर्ड भी ऑप्शन के अनुसार ठीक है। लेकिन चौथा विचार यह है कि व्यक्ति जिस सामग्री को अधिक दोहराता है उसका अर्थ जल्दी से याद कर लेता। गलत, हमें याद करने, मेमोराइजेशन यानी कि उसको याद करने या रूट लाइनिंग पर ध्यान नहीं देना, ये व्यवहारवादी सोच थी पहले की जिससे अपन लोग पढ़े हैं। ठीक है, ये गलत अप्रोच है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, मानी कि आंसर सही होगा क्योंकि गलत पूछा ना जॉन डीवी के अनुसार। तो जॉन डीवी इसकी बात नहीं करते, जॉन डीवी 3 की बात करते, शुरुआत की है ना। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला,
5 साल का बच्चा अपनी माँ को एक कुत्ते से अलग कर सकता है कि माँ अलग चीज़ है और कुत्ता अलग चीज़ है। यह निम्नलिखित संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में से एक है। तो एक उसकी एक कंसेप्ट या अवधारणात्मक समझ को दर्शाता है, यानी कि उसके अंदर कंसेप्ट का निर्माण हो गया कि एक कुत्ता कैसे मानव से अलग होता है। चलो, द्विध्रुवी विकार या बाइपोलर डिसऑर्डर को क्या और क्या, देखो द्विध्रुवी विकार होता क्या है, ये पर्सनालिटी संबंधित डिसऑर्डर होता है मेरे प्यारे दोस्तों। इस प्रकार की बीमारी से जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, बाई मानो दो, ठीक है, डिसऑर्डर मानो तो बीमारी, आप जानती हो। तो बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या, समझने का प्रयास करो। ये जो इससे पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, कभी कभी तो इतने खुश होते हैं कि अधिक से ज़्यादा, ठीक है, और कभी कभी इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो अपनी आत्महत्या भी कर लेते हैं। इन्हें हम कहते हैं क्या, माने ये दो ध्रुव वाले हैं, या तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हुए या बहुत ज़्यादा खुश, यानी कि इनमें संतुलन नहीं होता है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है क्या नहीं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पर मैनिक डिप्रेशन। मैनिक माने बहुत गहरा, दोनों तरफ गहरा, या तो बहुत गहरे डिप्रेशन में होंगे या बहुत अधिक खुश हो जाते हैं, जो आवश्यकता से ज़्यादा खुश रहते हैं, ठीक है। इसका मैनिक का अर्थ होता है एकदम पागल, एकदम किसी चीज़ को पाने के लिए पागल है ना, मैनिक हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में बात क्या नहीं। तो गहरा अवसाद यानी कि ये इसका एक प्रकार डिसऑर्डर एक कैसा एक मैनिक डिप्रेशन है, यानी कि इसमें दोनों ही चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, दोनों ही एक हाईएस्ट स्तर पर पहुंच जाता है, ठीक है। डिप्रेशन में होगा तो बच्चा बहुत गहराई में डिप्रेशन में होगा, यदि खुश होगा तो बहुत ज़्यादा खुश होगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्या, मैनिक डिप्रेशन। मैनिक कर दो बहुत ज़्यादा एक तरीके से हो, ठीक है। तो आइए दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आएगा और मैं जो है प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा विश्लेषण उपलब्ध कराया जाए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी समझते हैं बात को, देखिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, केवल आपके लिए कर रहा हूँ, तो वो क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, क्या कर लें, इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें, क्या करें, शेयर करें, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब एंड शेयर करने का प्रयास करें, ठीक है। धीरे धीरे और भी वीडियो में लाने का प्रयास करूँगा, ठीक है, और जो है आपको अच्छी चीज़ें पढ़ाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और देखो, जो लोग भी ठंडे पड़े हुए हैं उनसे मेरी ब्रह्म निवेदन है, देखिए जगह जो है आने वाली है, तो आप प्रयास करें कि अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर लें, ठीक है। वरना आपके जीवन में आखिरी मौका है, फिर जो है कभी ये मौका आने वाला नहीं है, क्योंकि अब चुनाव हो जाएंगे पर कोई नहीं पूछेगा आपकी कब जगह आ रही है। को आप कहते रहना, ना कोई जगह आएंगी, ना कोई वैकेंसी निकालेगा, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। जो लोग भी ग्वालियर में हैं वो मेरे पास पढ़ने आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।